जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं असम के जो राजवंश थे असम, जिसे प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता है। उसमें एक वंश था वर्मन वंश। ठीक है, तो वर्मन वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि अभी वर्तमान में जो हमारा असम है उसे प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसके जो संस्थापक थे वो पुष्य वर्मन थे, और अपने नाम के जो टाइटल वर्मन है उसी के आधार पर इन्होंने वर्मन वंश से इसका नाम रखा, पुष्य वर्मन ने। ठीक है, समुद्रगुप्त के ये समकालीन थे। समुद्रगुप्त के यानी कि 300 से 400 के आसपास, ईस्वी के आसपास के ये व्यक्ति थे। ठीक है, असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में। और कामरूप के अलावा इसे एक और नाम प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी जो है पुष्यपुर के नाम से बसाई गई थी। ठीक है, पुष्यवर्मन ने जो है अपने नाम पुष्य के नाम पर पुष्यपुर राजधानी बसाई, और वर्मन अपने नाम के टाइटल के नाम पर इसका वंश का नाम रखा था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली, हर वंश में कोई ना कोई शक्तिशाली होता है, हर वंश में कोई ना ढोचका पुचका होता है, पोलवा लइका टाइप का। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे भूतिवर्मन। ठीक है, सबसे शक्तिशाली हुए थे भूतिवर्मन। और स्थितवर्मन जो है, इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने 2 बार मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, स्थितवर्मन नामक एक अगले शासक आए, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। सबसे शक्तिशाली भूतिवर्मन, और 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले ये स्थितवर्मन। ठीक है, भूतिवर्मन, स्थितवर्मन, ये 3 नाम ही है। और अंतिम शासक याद कर लीजिएगा, भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन के टाइम पर क्या हुआ, हर्षवर्धन जो थे, पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश। ठीक है, पुष्य, ये वाला पुष्य नहीं ना, पुष्यभूति जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, उन्होंने अपने नाम पर हर्षवर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का नाम रखा था। तो पुष्यभूति वर्धन वंश के हर्षवर्धन थे, उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि शशांक जो थे उन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। और जो है बोध गया में बोधि वृक्ष को जड़ों पर आग लगा दी थी, बोधि वृक्ष को, महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक ने, जो कि बंगाल का गौड़ शासक था, गौड़ वंश का। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने बंगाल पर मतलब आक्रमण किया, और वहाँ पर उन्होंने जीत प्राप्त की, शशांक का वध किया, अपने भाई का बदला लिया। और साथ ही साथ बंगाल असम वाला क्षेत्र था, बांग्लादेश का आज का जो क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र जो है असम वाला क्षेत्र भी उसी में आता था। ठीक है, तो असम वाला क्षेत्र पर भी हर्षवर्धन का अधिकार हो गया था। ठीक है, और बाद में वंश आते गए हर्षवर्धन के बाद, तो कामरूप जो है वह पाल वंश, अभी हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है पाल वंश। ठीक है, महिपाल वाला नहीं है ये। ठीक है, जिस पर राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर दिया था, महेंद्र पाल वाला है। ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो कामरूप जो है वो पाल वंश के अधीन हो गया, इसी में मतलब ये मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद ये वंश समाप्त हो गया। अब अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति बनाने की कला। ठीक है, मूर्ति बनाने की कला देखिए, हम लोग आसपास अभी भी देखते हैं भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, कई प्रतिमाएं होती हैं, वो इस प्रकार से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ खड़े हुई प्रतिमा होती है, धनुष बाण लेकर अच्छे से खड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिमाओं को क्या कहा जाता है, कुछ प्रतिमा होते हैं जैसे गौतम बुद्ध जी की हो गई, महावीर जैन जी के हो गए, वो बैठे हुए होते हैं, एक हाथ में ऐसे मतलब क्या कहते हैं, योग की मुद्रा में होते हैं, और दूसरे हाथ से मतलब बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो ऐसी मुद्राएं होती हैं, और कई सारी हमने ऐसी मुद्राएं देखी हैं, मतलब मूर्तियां देखी हैं जिनमें बहुत सारी मूर्तियां एक ही साथ होती है, जैसे कि वो वाला अपना भोरमदेव वाला है। ठीक है, कलचुरी वाला है, जितना भी दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं, उसकी मंदिरों में इतने विशाल विशाल मंदिर, और पूरा मतलब मूर्ति कलाकृति होती है। ठीक है, तो उस प्रकार की शैलियों को क्या क्या कहा जाता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो मूर्ति निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियाँ होती है। पहला है गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली, और तीसरा है अमरावती शैली। गांधार शैली आने से नाम से ही पता चलता है कि गांधार जो है, जो कि अभी अफगानिस्तान है, शकुनी, मामा शकुनी भांजे वाले का देश। ठीक है, गांधार, वहाँ से मतलब यह शुरू हुआ था। और दूसरा जो है वह है मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है वह मथुरा से प्रारंभ हुआ था, और ऋषि के नाम पर यह मथुरा शैली कहा जाता है। तीसरा है अमरावती। अमरावती जो कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, अमरावती, वो अमरावती से मतलब शुरू हुआ था। देखते हैं क्या क्या विशेषता है। गांधार शैली जो है, इसका विकास जो है कुषाण वंशीय कनिष्क जो थे, कनिष्क जिनके नाम पर मतलब अभी हमारा
संवत चलता है, जिन्होंने एक कैलेंडर निकाला जिससे सबसे ज़्यादा शकों ने उपयोग किया, जिसके कारण से इसे कुषाण वंशी कनिष्क का कैलेंडर ना कहकर शक संवत कहते हैं। ठीक है, जो शक संवत कहा जाता है उस कैलेंडर को कनिष्क ने निकाला था, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा विकास जो है गांधार शैली का यह हुआ था कुषाण वंशी कनिष्क के टाइम पर। इसमें क्या होता था, पहले मिट्टी हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया और प्लास्टर हो गया, इन सभी को मिलाकर मूर्तियाँ बना दी जाती थी। लेकिन ये मूर्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा मतलब कठोर नहीं हो पाती थी। प्लास्टर मतलब कठोर हो जाता है, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह मिला दिया गया, मिट्टी मिला दिया गया, सब कुछ मिला दिया गया तो कठोर हो जाती है। लेकिन एकदम ज़्यादा मतलब अब एक लोहे की मूर्ति होगी, एक पत्थर की मूर्ति, उतना तो मतलब मजबूत होगा नहीं, तो ये मूर्तियाँ मतलब अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। फिर बाद में इसे काले व भूरे रंग के जो पत्थर होते थे, उस पूरे एक बड़ा सा सौघे पत्थर लेकर, ठीक है, हार्ड एक पत्थर लेकर उसी पर नक्काशियाँ की जाती थी और उसे मंदिर फिर बनाया गया। ठीक है, तो बाद में किसके उपयोग किया गया, काला और भूरा पत्थर का उपयोग इसमें किया गया। पश्चिमोत्तर भारत यानी कि भारत के पश्चिम और उत्तर यानी कि जो गांधार पश्चिम और क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ये मूर्तियाँ बहुत अधिकांशतः यह पाई गई थी। ठीक है, इसमें जो जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, भगवान गौतम बुद्ध की 95% मूर्तियाँ हैं वह इसी मुद्रा में बनाई गई है। ठीक है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध के घुंघरालू बाल बताए गए, ठीक है, दिखाए गए और उनके बालों को काफ़ी लंबा बताया गया। ठीक है, इसमें वे बहुत ही बलिष्ठ मतलब अच्छी चौड़ी आकृति के बताए गए, दिखाए गए, उस प्रतिमाओं में दिखाए जाते हैं। आप भी अभी भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं, और इन सब का देखने के लिए इसमें चित्र तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने इसे पोस्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो घुंघराले बाल थे, बहुत बलिष्ठ होते थे और योग करते हुए भी बहुत सारी अवस्थाओं में दिखाए जाते थे, ध्यान मुद्रा में होते थे, काफ़ी युवा दिखाई देते थे इस मूर्ति में, प्रतिमा में। ठीक है, इनके जो चेहरा होता है मतलब सर होता है, सर के पीछे से ऐसे चक्री टाइप से निकलता रहता है जहाँ से प्रकाश आता रहता है, भगवान लोगों का चक्र चलता रहता है पीछे ही, ऐसे करके पीछे से बहुत सारा प्रकाश आता रहता है, उसे कहते हैं प्रभा मंडल। ठीक है, प्रभा मंडल या फिर उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो तेलो मंडल। ठीक है, तेलो क्या कहा जाता है भाई, तेलो मंडल या फिर प्रभा मंडल, हिंदी में याद रखिए प्रभा मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो वो पीछे से चमकता रह जाता है ऐसे ही, और इसका जो पूरा शरीर जो है वो पूरा शरीर पूरी तरह से एकदम कपड़े से ढका हुआ रहता है, हाथ वाथ सबको एकदम से पूरी तरह से ऐसे ढक दिया रहता है। हमारे यहाँ पाठक महाराज हैं वह पहनते हैं वैसे टाइप से। ठीक है, तो उसी प्रकार से, और इसका जो उल्लेख है वह वैदिक और सांस्कृतिक जो है साहित्यों में इसका उल्लेख बहुत अधिकता में है। ठीक है, यूनानी कला से यह प्रभावित था। यूरोप में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे वहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं पूरा मतलब नंग रंग की मूर्तियाँ होती हैं ये सब। ठीक है, यूरोप में, रोम में, तो उसमें होता क्या है कि पूरा एक विशाल खड़ा हुआ प्रतिमा रहता है। ठीक है, रोम में देखेंगे, रोम के स्कल्पचर्स में या फिर ग्रीक में, तो इसी का वहीं से मतलब ये प्रेरित है, वहीं से धीरे धीरे माइग्रेट होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचा था, इसलिए इसे ग्रीको इंडियन मूर्ति शैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपोलो देवता से प्रभावित थे। ठीक है, वहाँ के ग्रीक के रोम के देवता हैं अपोलो, उसमें से प्रभावित है। इसमें मूर्ति बैठी हुई भी होती थी, खड़ी हुई भी होती थी, ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में, आंखें बंद की हुई, मतलब अलग अलग प्रकार से ये होती थी। ठीक है, अगला देखते हैं मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है वह उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और इसे पूर्णतः भारत का ही शैली माना जाता है, क्योंकि यह मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी वाला जो केंद्र है वहाँ से मतलब यह प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसकी जो प्रमुख शुरुआत हुई थी वह हुई थी मथुरा से, और इसी कारण से इसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान का या फिर मूर्ति जिसका भी मूर्ति हो उसमें उसका सीना एकदम चौड़ा, एकदम बलिष्ठ दिखाया जाता था। ठीक है, और बाल विहीन दिखाया जाता था, मतलब टकले होते थे। ठीक है, बाल नहीं होते थे, नग्न अवस्था में होता है। ठीक, आप लोग देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध जी का बहुत सारा योग मुद्रा में जो खास करके फेमस जो होता है ना, उनका जो पोर्ट्रेट या फिर मूर्ति तस्वीर, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे घुंघराले बाल दिखते थे, लेकिन वो बाल घुंघराले नहीं होते थे, वो उनका बाल ही नहीं होता था, वो बालविहीन होते थे, टकले टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बाल नहीं होते थे, लेकिन वो जो दिखाई देते हैं घुंघराले टाइप से, वो होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं ना घोंघे, वो घोंघे उनके शरीर पर मतलब सर पर आकर ऐसे बैठ जाते थे, क्योंकि घोंघे उनके जब वो तपस्या कर रहे होते थे तो बहुत सारा धूप वगैरह भी पड़ता था, और बाल ना होने के कारण से तेज ना लगे, इस कारण से घोंघे उस पर जाकर उनके सर पर जाकर बैठ जाते थे। तो वो सब क्या थे, घोंघे थे। ठीक है, जो हमारे घुंघराले बाल के समान लगते हैं। इनका बायां हाथ होगा
आसनस्थ होता है, बाएं हाथ ऐसे मतलब इस प्रकार से आसनस्थ होगा और दाहिने हाथ से इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। कपड़े जो है वह केवल बाएं कंधे से इस प्रकार से आधा अधूरा ढका हुआ होता है, पूरी तरह से गांधार शैली टाइप से पूरा नहीं ढके हुए होते हैं, ठीक है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों प्रकार के धर्मों में इस प्रकार की मूर्तियाँ आप लोग को देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी, ठीक है, ऋषभ देव सब जी हैं, और बहुत सारे हिंदू देवी देवता भी हैं। इसी मतलब प्रकार के कला में मिलेंगे आपको, ठीक है। यह इसे पूर्ण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। लाल रंग के पत्थरों में इसका मूर्ति का निर्माण किया जाता है। अगला देखते हैं अमरावती शैली। अमरावती शैली जो है वह पूरी तरह से दक्षिण भारतीय शैली है। इसमें पूजा के रूप में योग करते हुए और पूरी तरह से एक कहानी का वर्णन कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए और यह जो है कई मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियों के एक साथ दिखाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर का इसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जातक कथा का पूरा चित्रण कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती से यह विकसित हुआ है, इसलिए इसे अमरावती कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे आप लोग मूर्तियाँ देखेंगे जिसमें राजा रहेगा, बगल में उसकी 20-25 रानियाँ रहेंगी, ठीक है, 2-4 रानियाँ, फिर दासी रहेंगी, दासे रहेंगे, ठीक है, दास वगैरह, दासियाँ सब चीज़ रहेंगे, हवा हुआ करते रहेंगे। राजा मस्त बैठा रहेगा, फल वल खाता रहेगा, या फिर किसी को दंड वगैरह सुनाता रहेगा, और पूरी प्रजा भी उसके साथ होती। मतलब पूरा एकदम बहुत सारा मूर्ति भरा पूरा होता है, जो कि क्या एक पूरा चित्रण करता है। राजा कोई फैसला सुना रहा हो, या फिर राजा मतलब भोग विलास में लिप्त हो। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो कि कामसूत्र को भी दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में, बॉर्डर में जो है वो भोरंदे वाला, ठीक है। तो बहुत सारा उसी प्रकार से है, ठीक है। तो वो सब क्या है, अमरावती शैली ही है। बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं एक साथ मिले हुई हों। जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे भगवान जो है नारायण जो है वह जल में सोए हुए होते हैं, और पूरे देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं, फूल छिड़क रहे होते हैं, और माता जो है लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होते हैं, शेषनाग होते हैं। तो वो क्या है, अमरावती शैली है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में बहुत सारी जितने भी बड़े बड़े मूर्तियाँ होती है, वो सारी मूर्तियों में छोटे छोटे बहुत सारे नक्काशीदार छोटे छोटे मूर्तियाँ होती हैं, जो कि एक कहानी को बयान करती है, प्रस्तुत करती हैं। तो ये सब अमरावती शैली होती है। अगले कक्षा में हम लोग मंदिर निर्माण की शैली के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।